नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। चतरा में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान सेना के जवान की पिटाई मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने पूरे मामले की जांच का जिम्मा डीएसपी मुख्यालय को सौंपा था। डीएसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए सेना के जवान के साथ मारपीट में शामिल 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 2 सहायक पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल चतरा के मयूरहंड थाना क्षेत्र में कर्मा चौक पर पुलिस मास्क चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बिना मास्क आए बाइक सवार सेना के एक जवान से उनकी बहस हो गई, जिसके बाद जवानों ने बाइक सवार की पिटाई कर दी। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। दरभंगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मचारियों के नाचने और गाने का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बताई जा रही हैं, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी बसंत पंचानन गाना गाते हुए दिख रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी डांस करते हुए। ठीक पीछे कोविड का पोस्टर भी लगा दिख रहा है। लोगों का कहना है कि जब डॉक्टर ही कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे तो आम लोगों को कौन जागरूक करेगा। हालांकि चिकित्सा पदाधिकारी का कहना है कि काम की थकान के बाद उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। अगली खबर नवादा से है, जहां अवैध वसूली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी ट्रक चालकों से अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि 2 पुलिस वाले ट्रक चालकों से कागज जांच के नाम पर पैसे ले रहे हैं। ये वायरल वीडियो रजौली समेकित जांच चौकी का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले रजौली जांच चौकी पर अवैध तरीके से वसूली का एक वीडियो भी वायरल हो चुका है। मुंगेर स्थित देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान में बाढ़ का पानी फिर से प्रवेश कर गया है। पानी चंडिका स्थान के गर्भगृह में घुस गया है, जिसके बाद मंदिरों को बंद कर दिया गया है। मंदिर के पुजारी के अनुसार मां सती और मां गंगा दोनों ही बहनें हैं। बहन से मिलने के लिए ही हर साल मां गंगा बाढ़ के रूप में आती है, फिर कुछ दिनों के बाद वापस चली जाती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अरुण शर्मा। जिले में पुनः बाढ़ ने अपना दस्तक दिया है। हालांकि अभी पानी जो है खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन वह कई इलाकों में घुस चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान। ये स्थान काफ़ी महत्व है। ये यहाँ पे कई जगहों से लोग आते हैं, इसलिए इसकी महत्वता काफ़ी बढ़ जाती है। ऐतिहासिक महत्व है। इसको लेके आप देख सकते हैं कि जो चंडिका स्थान है, चंडिका स्थान में जहाँ माँ का स्थान है, माँ के स्थान में पुनः पानी जो है वो घुस गया है, जिसके वजह से आम लोगों के लिए अभी वो गर्भगृह जिसको कहते हैं उसे बंद किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो पानी है लगभग 2 फीट के लगभग यहाँ पे अभी पानी है। दोबारा पानी आया है, लगभग 2 फीट पानी अभी तक आ चुकी है और फिर आगे बढ़ने की संभावना है। तो अभी क्या आम लोगों के लिए बंद किया गया है? अभी आम लोगों के लिए सिर्फ दर्शन के लिए कहाँ से मंदिर परिसर को खोला गया है। हाँ। गर्भगृह अभी बंद है। ये पूरा पानी ले गया था। यहाँ की परंपरा है कि माता के आँख के स्पर्श करने के बाद जो है माँ पुनः चली जाए। ये हजारों साल से ये परंपरा ये चलते आ रहा है। लेकिन माँ लौट गई थी, पुनः आ गई। ये है जो ये सावन माह का जो ये पानी आ गया था, इसमें फिर भादो माह का है। और अब ये जो अभी जो नया जो पानी आया है 30 तारीख रात में ही पानी आया है। ये सिवान में दाहा नदी पर 2 हफ्ते पहले क्षतिग्रस्त हुए पुल का सांसद कविता सिंह ने निरीक्षण किया और पुल को देखने के बाद सीधे विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार को भ्रष्टाचार का जिम्मेदार ठहरा दिया। कविता सिंह ने कहा कि जांच के बाद
दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लोगों की सुरक्षा के लिए पुल पर आना जाना बंद कर दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पीपा पुल या कोई और विकल्प पर विचार किया जा रहा है। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद 2 हिस्सों में बंट गया है, जिससे एक बड़े इलाके की परेशानी बढ़ गई है। शहर का ये लाइफलाइन कहे जाने वाला पुल दहा नदी पर अब प्रशासन द्वारा पूरी तरह से आवागमन को अवरुद्ध कर दिया गया है। इस समय सिवान के सांसद कविता सिंह यहाँ पे पहुँची हुई है, पुल का जायजा ले रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यहाँ जिला प्रशासन द्वारा इस पुल पर आवागमन को लेकर पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है और उसको जायजा लेने के लिए सिवान के सांसद कविता सिंह यहाँ पहुँची हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैम आप निरीक्षण कर रही हैं, क्या कहना है? पुल काफ़ी जो क्षतिग्रस्त हो गया, प्रशासन आवागमन के लिए बाधित कर दिया, क्या कहना है? देखिए, प्रशासन ने जो यह रोक लगाई है उनकी सुरक्षा के लिए ही लगाई है, आम जनता की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इस पुल का क्षतिग्रस्त होना कहीं न कहीं इंजीनियर और संवेदक के मिली भगत, उनके भ्रष्टाचार का यह उदाहरण दिखाई दे रहा है। बहुत कम समय में पुल टूट गया, क्रैक कर गया और बड़ी हादसा बच गई। यहाँ के मीडिया कर्मी के लोगों के नज़र से ये दिख गया, जिसकी वजह से हादसा बची है और इस पर चल रहा है। टीम बुला करके जांच करा लिया गया है। मुंबई से टीम बना करके जांच करा ली गई है। अगर उस जांच रिपोर्ट में आता है जिसकी कुछ क्षमता है कि छोटी गाड़ी जा सकती है, तो छोटी गाड़ी को खोला जाएगा। अगर नहीं क्षमता है तो इसको तोड़ा जाएगा, ध्वस्त करके दूसरी पुल बनेगी और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पीपा पुल बनेगा। जांच टीम पर निर्भर करता है कि आखिर जो टीम आएगी वो जांच रिपोर्ट क्या सौंपती है, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कम समय पीपा पुल आगे ये जो पुल है वो ध्वस्त कैसे हो गया। हम दिखाना चाहेंगे यही एक दहा नदी पुल है जो कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं उनके लिए कोई सब्सिट्यूट व्यवस्था हो सके ताकि लोगों का आवागमन हो सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। लखीसराय में मंगलवार को नक्सलियों से हुए मुठभेड़ के बाद पुलिस से लूटी गई एक राइफल बरामद की गई है। साथ ही 8 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि नक्सलियों का दस्ता बंगाली बांध और अमरातुली जंगल के बीच मौजूद है, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ में कई नक्सलियों के हताहत होने की खबर है, हालांकि किसी का शव बरामद नहीं हुआ है। हमारा इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, हर चीज जो है उनसे बहुत सुपीरियर है। तो अल्टीमेटली जो है आज नहीं तो कल हम उनको जो है कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे और हम उनको ज्यादा देर तक जो है जंगल में छुप के नहीं रहने देंगे। 1 घंटे के आसपास दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और जहां तक हमें इनपुट है उसमें कुछ नक्सलियों के हताहत होने की भी सूचना है। बॉडी किसी की नहीं मिली है, इसलिए हम इसको पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर सकते। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज से शुरू होगा। आज 11 बजे से 4 बजे तक नामांकन होगा। पहले चरण के होने वाले नामांकन के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से नामांकन कर सकते हैं। उम्मीदवार नामांकन के लिए एक गाड़ी ही लेकर जा सकते हैं। नामांकन में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में होने वाले ये पंचायत चुनाव है, उसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आपको बता दूं कि आज 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी और इस नामांकन को लेकर के कई दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और अभ्यर्थियों को जो भी उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से नामांकन कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि अगर ऑनलाइन अगर आप आवेदन करते हैं तो एक बार आपको निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाना ज़रूर होगा और नामांकन के दौरान जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कहीं से भी कोई भीड़ नहीं लगानी है। नामांकन के समय जो प्रत्याशी हैं सिर्फ एक गाड़ी जो है वो ले करके जाने की उसे अनुमति है। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो मतदान होना है, जो पूरी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, वो आज से लेकर के 8 सितंबर तक नामांकन होगा। उसके बाद 11 सितंबर को स्क्रूटनी की अंतिम तारीख रखी गई है और जो उम्मीदवारों के नाम वापसी की जो तारीख है वो 13 सितंबर है। 13 सितंबर के बाद सीधा जो है वो मतदान 24 सितंबर को होगा। आपको बता दूं कि जो बार बार ये
कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव जो है वो किस ढंग से होगा, उसकी पूरी तैयारियां जो हो गई है और आज से शुरू हो रहा है नामांकन। यहाँ पे तमाम कोशिश इस बात की है कि पंचायत चुनाव कहीं से भी कोई लापरवाही ना हो, कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोटिंग होनी है। इस चरण में रोहतास के दावत और संझौली पंचायत में वोटिंग होगी। पहले चरण का पंचायत चुनाव 24 सितंबर को हो रहा है। कैमूर के कुदरा प्रखंड में भी मतदान होगा पहले चरण के तहत। इसके अलावा बात अगर गया की करें तो गया के 2 प्रखंडों बेलागंज और खिजरसराय में मतदान होगा। नवादा की बात करें तो नवादा के गोविंदपुर में पहले चरण के तहत ही मतदान होगा। और आपको बता दें पहले चरण में ही जहानाबाद के काको में मतदान होगा। उसके अलावा बात अगर अरवल की करें तो अरवल के सोनभद्र वंशी सूर्यपुर में भी इसी चरण में वोटिंग होगी। मुंगेर के तारापुर में भी पहले चरण में ही मतदान होगा। साथ ही जमुई के सिकंदरा और बांका के धोरैया में पहले चरण में मतदान होना है। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने कहा कि चुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों के साथ ही नेपाल और बांग्लादेश से सटे जिलों में पैनी नजर रखी जा रही है। के क्षेत्र में जो बॉर्डरिंग क्षेत्र है हमारा विभिन्न राज्यों से, हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है नेपाल से, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे। पंचायत चुनाव के मद्देनजर आम जनता भयमुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके, इसके लिए अभी से लगातार पुलिस अभियान चलाया जाए। नवादा में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण के मतदान को लेकर उम्मीदवारों के चयन के लिए मत पेटियां तैयार कर ली गई हैं। नवादा अग्निशमन परिसर में रखे 1250 मत पेटी को दुरुस्त कर लिया गया है। मुखिया पद के चुनाव को छोड़कर इस बार सभी पदों के उम्मीदवार का वोटिंग मत पेटी से ही किया जाना है। तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तिथि नज़दीक आते जा रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ते जा रहा है और प्रत्याशी के साथ साथ अब जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अग्निशमन विभाग के परिसर में, जहां पे आप देख सकते हैं कि जितने भी बैलेट बॉक्स है उसे दुरुस्त करने का काम किया जा चुका है। और मुखिया पद को छोड़कर इस बार सभी का मतदान जो है सो बैलेट बॉक्स के ही माध्यम से होना है। केवल मुखिया पद के उम्मीदवार जो रहेंगे उनका चुनाव जो है ईवीएम से होने वाला है। और इस वक्त आप देख सकते हैं इस परिसर में जितने भी पुराने बैलेट बॉक्स थे उसे दुरुस्त कर लिया गया है। और यहाँ पे जो प्रथम चरण वाइज जो चुनाव होंगे वहाँ इन बैलेट बॉक्स को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1100 से 1250 की संख्या में मतपेटी को तैयार कर लिया गया है। तो प्रथम चरण के चुनाव गोविंदपुर में होना है, तो निर्धारित तिथि के पहले यहाँ पर से बैलेट बॉक्स को जो है यहाँ से भेजने का काम कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नवादा जिला प्रशासन जो है पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अब इसका असर भी दिखने लगा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से महागठबंधन में आने का आग्रह किया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार का अपमान कर रही है। आरा में पुल के उद्घाटन में सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित नहीं किया और बैनर पोस्टर पर नाम और फोटो तक नहीं दिया। कहीं ना कहीं तनाव चल रहा है, लेकिन हम तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपका सम्मान नहीं करना बिहार की जनता का अपमान करना है। क्योंकि मुख्यमंत्री आप हैं जब तक आप कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए आपको चिंतन करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान नहीं दे रहा है। तो सम्मान आपको नहीं दे रहा है मतलब बिहार की जनता को नहीं दे रहा है, इसलिए आपको सोचना चाहिए। और आइए महागठबंधन में फिर से, आप पहले भी रह चुके हैं, आइए और महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं।
सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिशों में जुटी है। ऐसे में कुछ ऐसे किसान भी सामने आ रहे हैं जो परंपरागत खेती के बजाय समेकित और जैविक खेती के साथ साथ खेती में आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे हैं। बांका के कटोरिया में एक किसान ने समेकित कृषि के जरिए खेती की सूरत ही बदल दी। बांका में समेकित खेती का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी ने। परंपरागत खेती अब किसानों के लिए फायदे का चीज़ नहीं रहा है। इस खेती से अलग किसान अब कुछ अलग करते हैं और समेकित कृषि से लेकर जैविक खेती की ओर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस फार्म हाउस की अगर बात की जाए तो यहाँ गाय पालन से लेकर दुग्ध गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गा पालन, तमाम तरह की चीज़ होने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पशुओं का चारा या पशुओं के धोने के बाद गोबर वगैरह का जो पानी वगैरह जो कचरा है उसका बहुत अच्छा से प्रबंध किया गया है, यानी जल संरक्षण का भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया गया है। और इस फार्म हाउस में 2 एकड़ में तालाब फैला हुआ है, जो कि तालाब में ही सारा कचरा जाता है और उसमें मछली का उत्पादन होता है। इसमें हम गौ पालन, जिसमें कि दुग्ध उत्पादन भी होता है, बकरी पालन भी करते हैं, उससे भी मुनाफा हो रहा है, मुर्गा पालन जो है उससे भी मुनाफा हो रहा है, बत्तख भी रखे हुए हैं उससे भी फायदा है। ये जो गाय रखे हुए हैं, गाय का जो भी पानी से धोआता है और गोबर को रख देते हैं सीधे नाला से बांध पर। अब बांध में मछली उसको खाता है, उससे मछली का उत्पादन भी होता है, जल संचय भी होता है। यह इस इलाके के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है, चूँकि यहाँ पर जमीन की इंच जमीन का सदुपयोग किया गया है। चूँकि यदि आज के डेट में यदि तकनीकी खेती नहीं किया जाए तो जो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो किसानों की दोगुनी आमदनी की बात कर रहे हैं वो धरातल पर संभव नहीं हो पाएगा। ये बिलौनी में ये मुखिया जी जो लगाए हैं समेकित कृषि और जैविक कृषि, इससे इस पूरे कटोरिया के क्षेत्र के लोग प्रेरित हो रहे हैं और सब जैविक की ओर धीरे धीरे और समेकित की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे क्योंकि परंपरागत खेती में अब सिर्फ खाने भर होता है, मुनाफा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर जल जीवन हरियाली से लेकर जो तकनीक अपनाई जा रही है और जो व्यवस्था किया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि किसानों की आमदनी दोगुना करने के राह में ऐसा व्यवस्था काफ़ी अग्रसर साबित होगा। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। आज के दौर में जहां लोगों में सिर्फ पाने और लेने की होड़ मची हुई है, उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे परहेज करते हैं। इन्हें खैरात, राहत या मदद पसंद नहीं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड के दून इलाके की, जहां के ग्रामीण कभी सरकारी मदद स्वीकार नहीं करते। आखिर क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे हैं 2 पंचायत और उन पंचायतों में हैं कुल 26 गांव। थारू समुदाय से भरे इस इलाके में इनकी ईमानदारी और कर्मठता ने एक बड़ा संदेश दिया है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड का ये दोन इलाका है। यहाँ के 2 पंचायतों के 26 गांवों में बसने वाले ग्रामीण ईमानदार और मेहनती होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी हैं। इन्हें बिना कुछ किए किसी से कुछ भी मुफ्त में लेना पसंद नहीं है। दोन इलाके में आई बाढ़ से परेशानी के बावजूद ये लोग इन तक मदद पहुंचाने वाली संस्था के लिए श्रमदान कर मूल्य चुकाना नहीं भूलते। मुफ्त मदद नहीं लेने, किसी के गिरे हुए सामानों को लौटाने और मेहनत से जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने की परंपरा यहाँ की लोगों की रही है। थरवट के 26 गांवों के लोगों के पूर्वज भी कभी मुफ्त और खैरात में मिले सामान को हाथ तक नहीं लगाते थे। थरवट के किसी भी गांव में अगर सामान मिल गया, पहले पता लगाया जाता है कि किसका सामान है। अगर पता नहीं लगा तो गुमास्ता जी की जिम्मे दे दिया जाता है। गांव में एक टहलू करके रहता है काम करने वाला, उसे पूरे गांव में हाथ भी लगवा दिया जाता है कि भाई जिनका जो सामान है अपना यह सामान ले जाए। कठिन परिस्थितियों और परेशानियों को झेलते हुए जिंदगी जी रहे दून इलाके के लोगों ने कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। अपनी लगन और मेहनत के बदौलत मिली रोटी से ही इन्हें सुकून मिलता है। वाकई थारू बहुल जनजातीय इलाके के ये लोग समाज के लिए
प्रेरणा से कम नहीं है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। वैशाली के खीर खवा इलाके में बाया नदी में आई बाढ़ के कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। घर और खेत पानी से डूब गए हैं। किसी तरह से लोग गुजर बसर कर रहे हैं। राहत की बात है कि प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जिससे प्रभावित लोगों को भोजन मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मजबूरी में बाढ़ के पानी है तो मजबूरी में उन्हें अपना रख के जो यहाँ पर जीवन गमा रहे हैं। बाल बच्चा का दिक्कत है, सोचने उतने में बढ़ना बिछौना कोई साधन नहीं है, न पढ़ने का साधन कोई है। कितने परिवार हैं यहाँ? परिवार यहाँ पर जो है 7-10 घर है। यहाँ लोग 20 आदमी हम लोग हैं। अच्छा, गांव में तो बहुत आदमी है, बहुत पूरा दह गया, पूरा गाँव दह गया। कैसे रह रहे हैं आप लोग? रह रहे हैं स्कूल में, रह रहे हैं पन्नी उन्नी अपन टांग के रह रहे हुए, पन्नी टांगे हैं। खाना पीना हुए कभी बनता है कभी नहीं बनता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक